हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं जुडिशियल रिफॉर्म्स ऑफ ब्रिटिश। ये लेक्चर 2020-50 सीरीज कोर्स का पार्ट है। सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यूज़ का पढ़ते हैं। तो इंडिया में प्री कॉलोनियल टाइम्स में, इनफैक्ट मुगल एरा आप कह सकते हो, या फिर मुगल एरा से भी जो पहले का टाइम होता है, इंक्लूडिंग एंशियंट टाइम्स, इस टाइम पर आप समझ सकते हो कि कोई भी ऐसी जुडिशियल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। कोई लॉ कोर्ट्स वगैरह कुछ नहीं होते थे। एक जो हायरार्की चलती है हाईएस्ट से लोएस्ट की, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। कोई प्रॉपर प्रोसीजर्स नहीं होते थे, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती थी लॉ कोर्ट्स की। तो उस टाइम पर एंशियंट टाइम्स में ये सब चीज़ें नहीं होती थी। अब जब यही सब चीज़ें नहीं है तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्ट्स भी नहीं था उस टाइम पर, एरिया के हिसाब से, इन प्रोपोर्शन टू द एरिया टू बी सर्व्ड बाय दीज कोर्ट्स। तो जो भार था पूरे लिटिगेशन का, वो किस पे आ जाता था? हिंदूज़ पे, मुस्लिम्स पे। तो ये दो तरीके से लिटिगेशन का बल्क डिवाइडेड था। फॉर एग्जाम्पल, हिंदूज़ में जो भी लिटिगेशंस होती थी वो कास्ट एल्डर्स हो गए, ठीक है, फिर ये विलेज पंचायत, ज़मींदार वगैरह, ये लोग सारे मिलके डिसाइड कर लेते थे। तो मुस्लिम्स की अगर हम बात करते हैं, मुस्लिम्स के अंडर जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी, तो एक जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की एक यूनिट होती थी जिसको कहते थे काजीज। तो काजी बेसिकली क्या होता था? एक ऑफिस होता था रिलीजियस लोगों का, जो कि प्रोविंशियल कैपिटल टाउन्स, कस्बा, मतलब कि जो बड़े विलेजेस, लार्ज विलेजेस होते हैं उनको कस्बा कहते हैं। तो यहाँ पर ये ऑफिस लोकेटेड रहता था। अब जो राजा बादशाह होते थे वो तो अल्टीमेट फाउंटेन हेड माना जाता था उनको जस्टिस का, और जस्टिस डिलीवर करने का सिस्टम भी आप समझ सकते हो बहुत ही आर्बिट्रेरी होता था। तो यहाँ से फिर 1726 का ये टाइम होता है जब कॉमन लॉ सिस्टम की शुरुआत हो जाती है कि कुछ जुडिशियल रिफॉर्म्स है ही नहीं, तो यहाँ से फिर ये पूरा सिस्टम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि धीरे धीरे 1726 के टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी आके बॉम्बे, मद्रास, कैलकटा में ये मेयर का कोर्ट इस्टेब्लिश कर देती है। ठीक है, तो मेयर का कोर्ट इस्टेब्लिश होते ही यहाँ पर एक कॉमन लॉ सिस्टम की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया था, क्योंकि कंपनी आई थी एज ट्रेडिंग कंपनी, और ये क्या बनती जा रही थी? एक रूलिंग पावर बनती जा रही थी। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जैसे जैसे कंपनी ट्रांसफॉर्म होती गई एक ट्रेडिंग कंपनी से एक रूलिंग पावर में, वैसे वैसे जुडिशियल सिस्टम में नए एलिमेंट्स आते रहे, और ये नए एलिमेंट्स ने मुगल लीगल सिस्टम जो चल रहा था उसको पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर हम अब अलग अलग जो भी लोग आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, जिन लोगों ने हेड किया था, जो रूल किया था, तो उनके अंडर क्या क्या रिफॉर्म्स लिए गए थे वो हम बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के अंडर जितने भी रिफॉर्म्स लिए गए थे। ये टाइम होता है इनका 1772 से लेकर के 1785 का, जहाँ पर इन्होंने सबसे पहले दो तरीके कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए थे, सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। तो अब सिविल कोर्ट्स में तो दोनों ही लोगों के पर्सनल लॉज अडॉप्ट हो गए थे, हिंदूज़ के भी और मुस्लिम्स के भी। बट क्रिमिनल कोर्ट्स के मामले में अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉज यहाँ पर अडॉप्ट किए गए थे। फिर सिविल और दीवानी कोर्ट्स की बारी आती है जहाँ पर रिफॉर्म्स लिए गए थे। तो एक डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत यहाँ पर इस्टेब्लिश की जाती है, जो कि हेड कर रहा होता है कलेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर कलेक्टर क्या हेड कर रहा है ये ध्यान देना आप, डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फिर अब यहाँ पर अगर मान लो आप किसी डिसीजन से खुश नहीं हो तो आपको अपील भी करना पड़ेगा कहीं पर। तो आप एक बड़े लेवल पे अपील कर सकते हो, जिसको कहते थे सदर दीवानी अदालत, जो कि एक प्रेसिडेंट हेड कर रहे होते थे। फिर नेक्स्ट क्रिमिनल या फौजदारी कोर्ट्स में क्या क्या रिफॉर्म्स लिए गए थे वो हैं। तो डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत थी, जो कि एक इंडियन ऑफिसर के अंडर इस्टेब्लिश की जाती है, और इनको काजीज़ है, मुफ्तीज़ है और कलेक्टर है, इन ये सब लोग इनको असिस्ट करते हैं। ठीक है, एक जनरल सुपरवाइज करता है इसको, कलेक्टर की ठीक से काम किया जा रहा है कि नहीं। तो ये फौजदारी अदालत जो है वो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये चीज़ चलती आ रही थी, इंडियन ऑफिसर इसको देख रेख इसकी कर रहा था। फिर सदर निज़ामत अदालत होती है जो जिसमें कैपिटल पनिशमेंट अप्रूव की जाती है। तो कैपिटल पनिशमेंट ऐसे ही कोई भी नहीं दे सकता था, या किसी भी अदालत के पास ये राइट नहीं होता था। सदर जहाँ पर भी आ रहा है आप ये समझ सकते हो कि ये एक बड़े लेवल की अदालत थी। तो यहाँ पर क्या था कि कैपिटल पनिशमेंट सिर्फ ये जो सदर निज़ामत अदालत थी, जो कि एक बड़े लेवल की अदालत थी, यही अप्रूव कर सकती थी। फिर 1773 का टाइम आता है, रेगुलेटिंग एक्ट का टाइम आता है, जहाँ पर फोर्ट विलियम कैलकटा में सुप्रीम कोर्ट ये इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, फिर एक्सटर्नल केसेस जितने भी आते हैं वो तभी अलाउ किए जाते थे अगर दोनों पार्टीज़ में ये अग्रीमेंट हो जाता है इस चीज़ का। ठीक है, फिर दूसरी चीज़, फिर टाइम आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का, 1786 तक
से लेकर के 1793 तक का टाइम होता है ये, जिसमें यहाँ पर जुडिशल प्लान के जितने भी रिफॉर्म्स होते हैं 1787, 1790, 1793, ये सारे इसमें जुडिशल प्लान इंक्लूडेड रहता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे। तो जुडिशल प्लान क्या होता है 1787 का सबसे पहले, तो ये वाला जो जुडिशल प्लान है ये हम देख लेते हैं, जिसमें टैक्स और जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन को मर्ज कर दिया जाता है। तो दोनों चीज़ें मर्ज हो गई। अब जब भी दो चीज़ें ऐसे अजीब तरीके से मर्ज हो जाती हैं, मतलब टैक्स एक अलग ही फील्ड है और जुडिशरी एक अलग फील्ड है। अगर आप इन दोनों सिस्टम को मर्ज कर देते हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी, जो कि बाद में जाके इनको अलग भी किया गया था। बट यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए 1787 का जो टाइम होता है, तो यहाँ पर जुडिशल प्लान के अंडर टैक्स और एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन को मर्ज कर दिया गया और इसको सिर्फ एक ही अथॉरिटी के अंडर रख दिया गया, कलेक्टर के अंडर। तो कलेक्टर सोचो आप कितना ओवरबर्डन हो गया होगा, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके पास आ गई थी। अब कलेक्टर के पास ये अथॉरिटी थी कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करे और रेवेन्यू डिस्प्यूट्स भी सेटल करेगा। तो यहाँ पर माल अदालत क्रिएट की गई थी जो कि रेवेन्यू कोर्ट्स होते थे। तो कलेक्टर इन कोर्ट्स को प्रिजाइड करता था, मतलब कि हेड करता था, प्रेसिडेंट था इस कोर्ट का। अब यहाँ पर जुडिशियल प्लान आता है 1790 का, जिसमें क्रिमिनल कोर्ट्स अबॉलिश कर दिए जाते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, इसके टाइम पर यहाँ पर क्रिमिनल कोर्ट्स जो कि डिस्ट्रिक्ट फौजदारी कोर्ट्स हम कहते थे इसको, 1793 में ये अबॉलिश कर दिए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पर सर्किट कोर्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जहाँ पर यूरोपियन जजेस लाए जाते हैं। ये एक्ट करते थे एज कोर्ट ऑफ अपील्स, चाहे वो सिविल केसेस हों या क्रिमिनल केसेस हों, ये सभी केसेस आप इन कोर्ट्स में, सर्किट कोर्ट्स में आके अपील के द्वारा आप यहाँ पर अपने केसेस ट्राई कर सकते हो। यूरोपियन जजेस आपको यहाँ पर मिलेंगे। फिर जुडिशियल प्लान आता है 1793 का, जिसमें माल अदालत जो थी, जो कि सिर्फ टैक्स डिस्प्यूट से डील कर रही थी। ये माल, आप नाम से उसको आप समझ सकते हो कि ये टैक्स डिस्प्यूट से या रेवेन्यू या पैसे के टर्म्स में डील करती थी, टैक्स डिस्प्यूट से डील कर रही थी और कलेक्टर्स इसको प्रिजाइड कर रहे थे। तो कलेक्टर्स ही यहाँ पर जजेस हो गए। अब ये चीज़ 1793 के टाइम पर रेलेवेंट रह ही नहीं गई थी। तो रेवेन्यू कोर्ट के जितने भी पेंडिंग केसेस थे, पावर्स थी, वो सारी ट्रांसफ़र हो जाती हैं डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत को। ठीक है, तो ये आप एक एक करके इसका थोड़ा सा हायरार्की आप समझते रहना कि क्या क्या सिस्टम आता है। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं। अब कॉर्नवालिस कोड आता है। तो यहाँ पर कॉर्नवालिस कोड के अंडर जस्टिस और रेवेन्यू सिस्टम को सेपरेट कर दिया जाता है कि भाई बहुत दिक्कतें आ रही है, रेवेन्यू भी एक ही बंदे के पास है, जस्टिस भी, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने कलेक्टर के अंडर डाल दी है, तो इसको थोड़ा सा अगर आप सेपरेट करके चलोगे तो प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आसान हो जाएंगी और जल्दी जस्टिस मिल पाएगा। तो कलेक्टर अब सिर्फ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज रह गया था और इसके पास कोई भी जुडिशियल पावर्स नहीं थी। जितने भी यूरोपियन सब्जेक्ट्स थे वो भी जुरिस्डिक्शन में आ गए थे। फिर जो प्रिंसिपल था सॉवरेनिटी ऑफ लॉ और रूल ऑफ लॉ का, वो भी यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक का टाइम आता है 1828 से लेकर 1835 तक का ये टाइम आता है, जब यहाँ पर रिफॉर्म्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये विलियम बेंटिक आता है और ये क्या करता है, सर्किट कोर्ट्स जितने भी होते हैं उसको तो सबसे पहले अबॉलिश कर देता है और जो अब सर्किट कोर्ट की पावर है वो वापस कलेक्टर के पास ट्रांसफ़र कर दी जाती है। लैंग्वेजेस के टर्म्स में अगर हम बात करते हैं तो लोकल लैंग्वेजेस कोर्ट्स में अलाउड थी। सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ कर सकते थे आप, पर्शियन के अलावा। ठीक है, अब एक्ट ऑफ 1833 का टाइम आता है जिसमें लॉ कमीशन इस्टेब्लिश की जाती है मैकॉले के अंडर। 1833 में ये लॉ कमीशन इस्टेब्लिश होती है जिसमें रिलीजियस और पर्सनल लॉज को रिप्लेस कर दिया जाता है और इंडियन लॉज को कोडिफाई किया जाता है। तो दो चीज़ें यहाँ पर आपको देखने वाली हैं जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो CPC 1859 का टाइम होता है, IPC 1860 का टाइम होता है और CRPC 1861 में ये ग्रेजुअली इवॉल्व हो जाती है, जिसमें बेसिकली इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मेंस के टॉपिक्स में भी, हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि एक में आपको बताया जाता है कि ये केस के अंदर ये किस बारे में है, ये केस क्या होता है या इस धारा के अंदर क्या होता है, और दूसरी चीज़ है कि अगर ये वाली पर्टिकुलर अगर केस हो जाता है तो इसमें आपको क्या एक्शन लेना होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिफाइंड रहती हैं। 1860 का टाइम होता है, तो 1860 के टाइम पर एक्सेप्ट इन क्रिमिनल केसेस यूरोपियंस को कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाती थी। ठीक है, तो क्रिमिनल केसेस में ये चीज़ में एक्सेप्शन था ऑल्दो। ठीक है, और इंडियन ओरिजिन का
कोई भी जज यूरोपियंस को ट्राई नहीं कर सकता था। ऑल्दो जब आगे हम बात करेंगे रिपन का टाइम आता है तो उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है, पर यहाँ पर ये चीज़ अभी 1860 के टाइम पर तो ये था कि कोई भी जज इंडियन ओरिजिन का वो ये यूरोपियंस को ट्राई नहीं कर सकता। ठीक है, 1861 का टाइम आता है जब हाई कोर्ट्स इस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो आप समझ रहे हो कितने टाइम बाद हाई कोर्ट्स का इस्टेब्लिश होना स्टार्ट होता है। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट्स और सदर अदालत्स ये दो अलग अलग कोर्ट्स थे जिनकी अलग अलग जुरिस्डिक्शंस होती थी। अब यहाँ पर हाई कोर्ट एक्ट आती है 1861 की, और ये 1861 में पास होती है जब, तो सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालत कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास में रहते हैं, और ये इस एक्ट के द्वारा अबॉलिश कर दिए जाते हैं। और हर एक जो प्रेसिडेंसी होती है उसको हम हाई कोर्ट से रिप्लेस कर देते। तो इंस्टेड ऑफ आप हर जगह पर बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास में सुप्रीम कोर्ट, सदर अदालत वगैरह आप चला रहे हो, अब यहाँ पर हाई कोर्ट से ये सारी चीज़ें रिप्लेस हो जाती हैं। तो ये एक्ट क्राउन को ये अलाउ करता है कि आप ब्रिटिश इंडिया के लिए एक और हाई कोर्ट क्रिएट करो। ठीक है, कि कोई और आप हाई कोर्ट आप ब्रिटिश इंडिया के लिए ब्रिटिश इंडिया में ही आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि कैलकाटा हाई कोर्ट कंट्री का पहला हाई कोर्ट बनता है 1862 में। हाई कोर्ट की जब भी बात आएगी तो इसमें 1866 का टाइम होता है जब नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में आगरा में ये हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाता है। तो ये बाद में फिर 1869 में इलाहाबाद में रिलोकेट कर दिया गया था, और इलाहाबाद हाई कोर्ट कंट्री का पहला प्रोविंशियल हाई कोर्ट बनता है। फिर 1883 का टाइम आता है जब इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो इसी के बारे में अभी मैं बात कर रही थी आपसे कि रिपन का टाइम आता है जो कि ये बात करता है कि हम लोग रेसिज्म के टर्म्स में या रेसिज्म के बेसिस पे जुडिशियल डिस्क्रिमिनेशन को अबॉलिश करेंगे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडियंस को कुछ ज़्यादा सज़ा दे रहे हो आप और अलग सज़ा दे रहे हो, अलग तरीके से ट्रायल हो रहा है उनका, और यूरोपियंस को अलग तरीके से सज़ा मिल रही है, उनका अलग ट्रायल हो रहा है। ये सब चीज़ें को अबॉलिश किया जाएगा। रेसिज्म के बेसिस पे जुडिशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इंडियन जजेस को पावर दी जाती है ऑफ कॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज कि आप भी यूरोपियंस को ट्राई कर सकते हो, उनके केसेस ले सकते हो, बट ब्यूरोक्रेसी ये सारी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता है। ये रिपन का जो पूरा जो तामझाम इन्होंने किया था वो फेल हो जाता है और एक मॉडिफाइड बिल पास कर दिया जाता है। इंडिया का फेडरल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कैसा रहता है, तो एक्ट ऑफ 1935 आती है जिसमें एक फेडरल कोर्ट बनाया जाता है। 1937 में बनता है, जो कि बाद में फिर इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहा गया था इंडिपेंडेंस के बाद। तो 1937 में जो ये फेडरल कोर्ट था ये दिल्ली में इस्टेब्लिश किया जाता है, और इसमें चीफ जस्टिस होंगे और मैक्सिमम 6 जजेस इसमें प्रेजेंट होंगे। तो इसका ज्यूरिसडिक्शन 3 एरियाज़ में रहेगा, एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एपेलेट एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। मतलब ओरिजिनली आप यहाँ पर कर सकते हो, एक एडवाइजरी बेसिस पे कर सकते हो, और अपील के फॉर्म में आप जा सकते हो। ओरिजिनल में बेसिकली डायरेक्ट जा सकते हो, वही सेम चीज़ है। ये भी हम लोग ऑलरेडी मेंस में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये क्यों किया गया था, इसका पर्पस बहुत ही सिंपल था, ताकि प्रोविंसेस और फेडरल स्टेट्स में जल्द से जल्द डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो पाएँ। साथ ही साथ जो भी रिस्ट्रिक्टेड अपील्स हैं हाई कोर्ट से वो सुनी जाएं। फिर ड्रॉबैक इसका ये था कि जो जुडिशल कमेटी थी प्रिवी काउंसिल लंदन में, वो फेडरल कोर्ट की सारी अपील सुन सकती थी। देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक बिल पास किया था 1949 में, द अबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट। तो ये जो प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट था वो चीज़ पास की गई थी इसको अबॉलिश करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जनवरी 28, 1950 में इस्टेब्लिश किया था। ये इस्टेब्लिश हुई थी सुप्रीम कोर्ट, और इसने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया था, और प्रिवी काउंसिल जुडिशियल कमेटी को भी रिप्लेस कर दिया गया था। जुडिशियल रिफॉर्म्स के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, वो भी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये था कि बहुत ही महंगा सिस्टम था, बहुत कॉस्टली पड़ता था ये। फिर जितने भी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ होती थी वो सारी पर्सनालिटीज़ को मिसयूज़ कर लेते थे, क्योंकि आप कॉस्टली सिस्टम है तो बड़े लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। जो गरीब लोग आते भी थे उनको फिर एफ्लुएंट पर्सनालिटीज़ उन केसेस को इन्फ्लुएंस कर लेती थी अपने हक में, और वो चीज़ इस तरीके से चलती थी। तो ये भी एक ड्रॉबैक था। लिटिगेशंस बहुत बढ़ गई थी, कोर्ट्स पर बहुत बर्डन बढ़ गया था, ओवर बर्डन हो गए थे कोर्ट्स, और जस्टिस भी डिले हो गया था। तो ये ड्रॉबैक्स तो आज के टाइम पे भी प्रेवलेंट है। आज भी कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा चीज़ें तो बदली नहीं हैं, सारी चीज़ें चली रही हैं। आज भी सिस्टम कॉस्टली ही है। इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ आज भी डोमिनेट करती हैं, मिसयूज़ करती हैं इस सिस्टम को। लिटिगेशन आज भी बढ़े हुए हैं, कोर्ट्स के पास आज भी उतना ही बर्डन है, और जस्टिस तो आज भी डिले हो जाता है। तो यही सेम चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी है। ये आपका पूरा जुडिशरी का जो भी सिस्टम चलता आ रहा है
हिस्टोरिकल टाइम्स से, वो सारा सिस्टम हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। कोई भी आपको क्वेश्चन करना हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisiis.com। यहाँ पर आप जाओगे, फ्रंट पेज पर ही आपको ये 2020 50-50 का कोर्स मिल जाएगा। ये पर्टिकुलर टॉपिक जो हमने पढ़ा है ये इसी कोर्स का पार्ट है, यहाँ से आप डिटेल देख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।